वो गांव नक्शे में तो था, मगर रात के बाद इसका वजूद जैसे मिट जाता था। सूरज डूबते ही वहां की फिजा बदल जाती, हुआ भारी हो जाती और आसमान पर अलफावती परिंदे भी इस समत जाने से कतराते। इस गांव के किनारे एक पुराना स्कूल था जिसकी छत टूटी हुई थी, दीवारों पर नाखूनों के निशान थे और सबसे खौफनाक बात यह थी कि इस स्कूल के मीनार पर एक बहुत बड़ा काला बलुआ हर रात उल्टा लटका रहता था। मगर वो आम बलुआ नहीं था, इसकी आंखों में सुर्खी नहीं बल्कि इंसानी गुस्सा था और उसके प्रो में ऐसी खड़खड़ाहट थी जैसे हड्डियां टकरा रही हों। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये जिनवती बलुआ है जो कभी इंसान नहीं था मगर इंसानों की बद्दुआओं से पैदा हुआ। मैं इस गांव में एक तहकीक के लिए आया था। मेरा काम पुरानी कहानियों को जमा करना था, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि ये कहानी मुझे खुद अपनी लपेट में ले लेगी। पहली रात जब मैं स्कूल के करीब पहुंचा तो मैंने सुना जैसे कोई चीज छत पर रेंग रही हो। मैंने ऊपर देखा तो वो बलुआ आहिस्ता आहिस्ता सीधा हो रहा था, इसके पर फैलते गए और उसका साया पूरे सहन पर फैल गया। अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। वो किसी औरत की नहीं थी, बल्कि जैसे सैकड़ों बच्चों की सांस एक साथ निकल गई हो। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि ये बलुआ सिर्फ देखता नहीं, चुनता है। वो उन लोगों को चुनता है जिनके दिल में खौफ होता है। अगली सुबह गांव में खबर फैली कि एक बच्चा लापता हो गया है। इसकी माँ कह रही थी कि रात को इसने खिड़की के बाहर परों की आवाज सुनी थी, जैसे कोई चीज इसके बच्चे की सांस सूंघ रही हो। स्कूल की छत पर ताज़ा खून के धब्बे थे, मगर लाश कहीं नहीं थी। बुजुर्गों ने कहा बलुआ भूखा है। मुझे बताया गया कि बरसों पहले इस स्कूल में एक उस्ताद बच्चों को बंद करके मारता था। एक रात एक बच्चा मर गया और बाकी बच्चों ने बद्दुआ दी। इसी रात आसमान से एक साया उतरा और उस्ताद की लाश छत से उल्टी लटकी मिली। तब से हर वो बच्चा जो खौफ के साथ सोता है बलुई की ग़िज़ा बन जाता है। मैंने फैसला किया कि मैं रात को स्कूल में ही रहूंगा। जैसे ही अंधेरा फैला, दीवारों पर साए चलने लगे और अचानक मैंने देखा कि वो जिनवती बलुआ अब सिर्फ जानवर नहीं रहा, इसका चेहरा बदल रहा था। इसमें इंसानी खदोखाल अलिफाबे रहे थे और उसके मुंह से अल्फाज निकले, डर तुम्हें खींचता है और तुम बहुत डरते हो। इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ आगाज था, क्योंकि ये बलुआ अकेला नहीं था और उसकी भूख अभी खत्म नहीं हुई थी। रात अब मुकम्मल अंधेरे में डूब चुकी थी। स्कूल की इमारत जैसे जमीन में धंस गई हो। दीवारें पसीने की तरह नमी छोड़ रही थी और छत से टपकती बूंदें किसी दिल की धड़कन जैसी आवाज पैदा कर रही थीं। मैं फर्श पर बैठा था कि अचानक ऊपर से परों की तेज फड़फड़ाहट सुनाई दी, मगर इस बार आवाज एक नहीं थी, कई परों की थी, जैसे अंधेरे में कोई कबीला जाग उठा हो। मैंने सर उठाया तो छत पर वो जिनवती बलुआ अकेला नहीं था। इसके इर्द गिर्द छोटे छोटे साए मंडला रहे थे, मगर वो साए मुकम्मल शक्ल नहीं रखते थे, जैसे अधूरी रूहें हों जो अभी पैदा हो रही हों। अचानक बलुई ने अपनी गर्दन घुमाई। इसकी हड्डियों के चटकने की आवाज पूरे हाल में गूंजी और उसके मुंह से एक लंबी सांस निकली, ऐसी सांस जिसमें कब्र की मिट्टी की बू थी। ये जगह अब सिर्फ शिकार की नहीं, अफजाइश की है। इसके अल्फाज हुआ में तैरते रहे और इसी लम्हे फर्श के नीचे से बच्चों के रोने की आवाजें आने लगे। मैं घबरा कर पीछे हटा, मगर मेरे पीछे दीवार नहीं थी, बल्कि एक ठंडा साया था जो आहिस्ता आहिस्ता मेरी रीढ़ की हड्डी पर चढ़ रहा था। मेरे कान में सरगोशी हुई, वो जो डरता है वही जन्म देता है। अचानक स्कूल के पुराने दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और बाहर गांव में चीखें गूंज उठी। मैंने खिड़की से झांका तो देखा कि गांव के घरों की छतों पर भी वही बलुआ नजर आ रहा है, मगर हर जगह एक नहीं, कई। जैसे असल बलुई ने अपने साए इंसानों के खौफ से पैदा कर लिए हों। एक घर से एक औरत भागती हुई निकली। इसकी गोद में बच्चा था, मगर जैसे ही इसने आसमान की तरफ देखा इसके कदम रुक गए। बलुई का साया इस पर झुका और अगले ही लम्हे बच्चा इसकी बाहों से गायब हो गया। औरत के हाथ खाली रह गए, मगर इसकी चीखें अब भी किसी के कानों में कैद हैं। मैं समझ चुका था कि ये जिनवती बलुआ सिर्फ मार नहीं रहा, ये नस्ल बढ़ा रहा है। हर वो खौफ, हर वो चीख, हर वो दुआ जो नफरत में बदली एक नए साये को जन्म दे रही थी। अचानक मेरे सामने फर्श फट गया और नीचे एक पुराना कमरा नजर आया। दीवारों पर बच्चों के नाम खर्चे हुए थे और बीच में एक दायरा बना था खून से, राख से और टूटे खिलौनों से। बलुआ नीचे उतरा, इसके पर अब जमीन को छू रहे थी। इसका चेहरा मुकम्मल इंसानी हो चुका था, मगर आंखें अभी भी जानवर की थी। तुमने हमें बुलाया था, इसने कहा, और मुझे एहसास हुआ कि ये कहानी सिर्फ गांव की नहीं बल्कि मेरी अपनी तलाश की भी थी, क्योंकि मैं भी खौफ ढूंढते हुए यहाँ आया था और खौफ ने मुझे कबूल कर लिया था।
अचानक मेरे हाथ खुद ब खुद इस दायरे की तरफ बढ़े और जैसे ही मेरी उंगली ने खून को छुआ, स्कूल की दीवारों पर सैकड़ों बलूवी के साए उभर आए और वो सब एक ही आवाज में चीखे, अब शहर की बारी है। हुआ रुक गई, वक्त ठहर गया और मुझे मालूम हो गया कि ये सिर्फ गांव का अंजाम नहीं बल्कि आगाज है। वक्त वाकई रुक चुका था, ना हुआ चल रही थी, ना पते हल रहे थे, मगर शहर जाग चुका था जैसे किसी ने एक साथ हजारों डरावने ख्वाब खोल दिया। मैं स्कूल के इस अंधेरे दायरे में खड़ा था और दीवारों पर उभरे बलूवी के साए आहिस्ता आहिस्ता हरकत में आ रहे थे। उनके परों की रगड़ से ऐसी आवाज निकल रही थी जैसे नाखून किसी पुरानी कब्र पर रगड़े जा रहे हों। अचानक जमीन ने हिलना शुरू किया, बहुत हल्का नहीं बल्कि इस तरह जैसे नीचे कुछ बहुत बड़ा करवट बदल रहा हो, और फिर एक जोरदार चीख फिजा में गूंजी, मगर वो किसी एक इंसान की चीख नहीं थी, वो पूरे शहर के खौफ की आवाज थी। खिड़कियां एक एक करके टूटने लगें, गलियों में लाइटें बुझ गईं और आसमान पर वो बलुई फैलने लगे, हर समत हर ऊंचाई पर, जैसे सिया दुआ हो जो कबूल हो चुकी हो। मैं भागा, मगर मेरे कदम भाग नहीं रहे थे। जमीन मेरे पैरों को पहचान चुकी थी, जैसे ये जगह मुझे जाने ही ना देना चाहती हो। अचानक मेरे सामने एक बच्चा खड़ा था, आंखें खाली, चेहरा सफेद और उसके कंधों पर 2 छोटे पैरों के निशान। वो आहिस्ता से बोला, हम वो हैं जो नींद में अलिफाटे गए। और इसी लम्हे वो हुआ में तहलील हो गया। शहर के अस्पताल से सायरन की आवाज आई, मगर वो एम्बुलेंस की नहीं थी, वो किसी जनाजे की अजान जैसी लग रही थी। हर इस घर में जहां खौफ ने पहले ही बसेरा कर रखा था, वहां अब बलुआ दाखिल हो चुका था। मैंने देखा एक बूढ़ा शख्स छत पर खड़ा हाथ उठाकर कुछ पढ़ रहा था, मगर जैसे ही एक साया इस पर झुका, इसकी जुबान जिम गई, आंखें बाहर आ गई और उसका जिस्म ऐसे लटक गया जैसे रूह पहले ही निकाल ली गई हो। बलुई अब इंसानों की तरह चल रहे थे, कुछ ने इंसानी चेहरे अपना लिए थे, मगर आंखें अब भी वही थीं, गहरी भूखी और बेरहम। में एक पुरानी मस्जिद की तरफ भागा, दरवाजा बंद था, मगर अंदर से सिसकियों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई पनाह मांग रहा हो मगर कबूल ना हो रही हो। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अंदर फर्श पर वही दायरा बना हुआ था, मगर इस बार खून नया था, ताज़ा, और बीच में एक बहुत बड़ा बलुआ बैठा था, इसके पर पूरे हाल में फैले हुए थे, और उसके सामने वही जिनवती बलुआ खड़ा था जिसने सब कुछ शुरू किया था, मगर अब वो झुका हुआ था जैसे किसी बड़े के सामने हो। बड़े बलुई ने मेरी तरफ देखा और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक मखलूक नहीं बल्कि एक निज़ाम है, खौफ का, नस्ल का और कब्जे का। इसने कहा, इंसान हमें कहानी समझता रहा, मगर कहानियां तब तक कहानियां नहीं रहती जब तक उन पर यकीन न किया जाए। इसके अल्फाज के साथ ही मस्जिद की दीवारों पर इंसानों के चेहरे उभर आए, वो सब लोग जो गायब हो चुके थे, जो मेरे नहीं थे बल्कि चुन लिए गए थे, और फिर एक एक करके वो चेहरे बलुवी में बदलने लगे। मैं चीखना चाहता था मगर आवाज नहीं निकली, क्योंकि खौफ अब मेरे अंदर नहीं था, खौफ में खुद बन चुका था। बड़े बलुई ने अपना पर समेटा और कहा, तुमने हमें देखा, तुम बच्चे, अब तुम गवाह हो। और अचानक सब कुछ गायब हो गया, शहर खामोश, स्कूल वीरान, मस्जिद खाली, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह लोग जागे तो अखबारात में सिर्फ एक लाइन थी, गुज़िश्ता रात शहर में बिजली की बंदिश के दौरान दर्जनों अफराद लापता। मगर रात के बाद कुछ बदल चुका था, क्योंकि अब हर वो बच्चा जो अंधेरे से डरता है, हर वो इंसान जो अकेला रोता है, हर वो सांस जो खौफ में ली जाती है, वो किसी न किसी कोने में पैरों की हल्की सी आवाज जरूर सुनता है। और मैं ये सब लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे कहा गया था कि गवाह बनूं, मगर ये नहीं बताया गया था कि गवाह कभी आज़ाद नहीं होता। रात को आज भी मेरी छत पर वही आवाज़ आती है, पैरों की, नाखूनों की और एक सरगोशी की, हम खत्म नहीं हुए, हम फैल गए हैं।